नमस्कार, अभिवादन। रेमेडियल क्लास में आज सेकेंडरी फिजिक्स में एक नया चैप्टर मैं आरंभ करूंगा आपके सामने। आज मेरा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा चैप्टर, उसी की हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, एक आपने देखा होगा कि नेचर लव्स सिमेट्री। आपने देखा कि हमारा भी अपना कोई भी वो नेचर तो सिमेट्री को पसंद करती है। आप अपनी सिमेट्री देख लीजिए, एक आंख इधर, उतनी बड़ी आंख दूसरी तरफ, नाक के सुर, जो भी एक कान देख लीजिए। अगर एक कान छोटा और एक कान बड़ा हो तब क्या होगा? ऐसा नहीं होगा ना। तो फैराडे का विचार था कि जब धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, मतलब ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी जब धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है तो चुंबक को भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए, करता भी है। तो ये एक फैराडे का विचार था और चैप्टर 1 से मैंने हमेशा चुंबक को जोड़ा है विद्युत क्षेत्र से। तो जिस प्रकार आपने वहाँ पढ़ा था विद्युत फ्लक्स, सेम चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं और फाई की वैल्यू होती है BA cos थीटा। वैद्युत फ्लक्स आया होगा, इसी परिभाषा में आप चुंबकीय की जगह वैद्युत कर दीजिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आ जाएगी, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। यानी कुल मिलाकर कोई चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर है, उसमें कोई पृष्ठ स्थित है, उस पृष्ठ से अभिलंबित होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल के लिए, उस पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका मात्रक होता है फॉर्मूला होता है फाई बराबर BA cos थीटा। और यहाँ थीटा जो है, जैसे विद्युत फ्लक्स में आपको याद होगा, उसी तरह से मैं इसमें भी आपको बताऊंगा। फाई बराबर BA cos थीटा, जो थीटा है वो पृष्ठ पर अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। आपको याद है, मैंने उसमें भी बताया था, मैं उसको रिपीट करता हूँ। ये पृष्ठ है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा है तो ये कोण नहीं है थीटा। इस पर पृष्ठ पर अभिलंब खींचोगे पृष्ठ पर, और वो अभिलंब से कोण है थीटा। अगर तल से कोण दे रखा होगा तो 90 में से आपको घटाना होगा, जैसे आपने विद्युत क्षेत्र में किया था। मात्रक देखो, B का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, A का मात्रक मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो बहुत ही शॉर्ट परिभाषा, अगर पहले चैप्टर को ढंग से अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है चुंबक को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और पूरी इंटर फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, आगे का पोर्शन, लाइट, तीन ही चीज बेस है जो बड़े यूनिट हैं आपकी। और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 0.3 टेस्ला के तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र, 0.3 टेस्ला, ये B है, B यानी चुंबकीय क्षेत्र है ना। ये 0.3 टेस्ला को B लिखा, B बराबर 0.3 टेस्ला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार लूप है जिसके तल का क्षेत्रफल 20 सेमी गुणा 20 सेमी है। जो क्षेत्रफल है वो 20 गुणा 20 400 वर्ग सेमी। सेमी को गुणा करते हैं 10 की घात -2 से, तो वर्ग सेमी को गुणा करेंगे 10 की घात -4 से। लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, जबकि लूप का तल है क्षेत्र के समांतर। लूप का तल समांतर है, अभिलंब नहीं। अगर तल, ये तल है लूप का और यही चुंबकीय क्षेत्र है ना। कोण किससे बताया था मैंने? अभी आपको कोण मैंने बताया था अभिलंब से। कोण ये अभिलंब है, तो तल का जो कोण होगा अभिलंब से वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो समांतर की वजह 0 डिग्री आप नहीं लगाएंगे, और बल्कि क्या लगाने वाले हैं आप? देखिएगा, लूप का तल क्षेत्र के समांतर है। लूप का तल, मैं आपको रिपीट कर दूं, लूप का तल कौन? ये और यही चुंबकीय क्षेत्र है ना। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। क्लियर? पर कोण किससे लेंगे? अभिलंब से। ये अभिलंब है, तो अभिलंब से कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो इस प्रकार फाई थीटा 90, फाई बराबर BA cos 90, और cos 90 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है? 0। ये आ रहा 0। लूप का तल क्षेत्र के लंबवत है, तल लंबवत है। अब जब तल लंबवत हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लूप का तल है, और ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तल के। अभिलंब भी इस डायरेक्शन में होगा कहीं, तो अभिलंब तो समांतर हो गया ना, या तो समांतर होगा या प्रति समांतर होगा। कोण 0 लगेगा और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन में लूप का तल क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाता है। लूप का तल क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाता है। मतलब क्या है? ये लूप का तल है, ये, और ये चुंबकीय क्षेत्र है।
और ये चुंबकीय क्षेत्र तल से 30 डिग्री कोण बनाता है, तल से। तो अभिलंब से कितना कोण बनाएगा? ये अभिलंब है। अभिलंब से कितना कोण बनाएगा? निश्चित रूप से 60 डिग्री बनाएगा, है ना। तो थीटा 60 लगेगा यहाँ, और ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और मात्रक वेबर लिखना कभी ना भूलें। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स के क्वेश्चन है, इसमें कोण एंगल में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी प्रकार ये बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, या इसी क्वेश्चन में तीव्रता को गॉस में लिया मैंने, तो गॉस को कहीं से गुणा करते हैं? 10⁻⁴ टेस्ला। क्षेत्रफल जिसकी भुजा 10 सेमी है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी 10 सेमी को क्या लिखेंगे? 100 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी को गुणा किया 10⁻⁴ वर्ग मीटर, और इस प्रकार ये लिखा पर तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से इतना कोण बनाता है। ये जो कोण है ये तल से नहीं है, इस बार जितने कोण दिए वो तल के अभिलंब से हैं, यानी इस बार अभिलंब से कोण दिए हैं, हमें 90 में से घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 90 में से नहीं घटाएंगे। और इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन में जो कोण है समांतर है, तो जो भी है वो लगाते चले जाएंगे। इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का नाम है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये है जब किसी, ये एक कुंडली है ना, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है। तो आपको तो पता ही है, धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है, ठीक, या हम क्या करते हैं, जब उसमें हम परिवर्तन करते हैं धारा में, तो क्या होगा? उससे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। ये घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। देखो, ये एक कुंडली थी, इस कुंडली में धारा बह रही थी, इसके पास मैं चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसके दूर ले जा रहा हूँ, या दक्षिण ध्रुव दूर ले जा रहा हूँ, या उत्तरी ध्रुव इसके पास ला रहा हूँ। इनके बीच आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति समझ रहे हैं ना? ये कुंडली, ये चुंबक, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे दूर जा रहे हैं, एक या इसके ये पास आ रहा है या इससे दूर जा रहा है। जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। यह प्रयोग फैराडे ने किया था। यदि कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है, तो कुंडली में एक धारा भी बहने लगती है, और उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक, मैंने इसे लिखा कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या था? चुंबकीय फ्लक्स का मतलब था तल से लंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। अब आप देखिए, ये एक चुंबक, ये चुंबक से निकलने वाली बल रेखाएं। अब आप ये बताइए, अगर मैं इस कुंडली को दूर ले जाऊंगा, तो क्या जब इसे मैं दूर ले जाऊंगा कुंडली को, तो इसमें से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम होगी ना? और जब कुंडली को पास लाऊंगा, तो जो पास बल रेखा ये भी थी, ये भी गुजरने लगेंगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित हो जाती है, और बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने का अर्थ है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा ही होगा। मैंने एक पिक्चर ली, ये चुंबक से बल रेखाएं गुजर रही। अभी देखो, यहाँ पर जो ये है ज़्यादा बल रेखाएं, और कम बल रेखाएं, और कम बल रेखाएं, तो इस प्रकार ये चेंज होता रहता है। ये देखिए आप, कुंडली वही है, पर बल रेखाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ कम हो गई है। ठीक, अब इसमें एक बड़ा अच्छा फैक्टर आता है लेंज का नियम। लेंज का नियम बहुत पॉपुलर है, आपने पढ़ा होगा। अभी मैंने बताया परिपथ में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। लेंज का नियम यह कहता है कि किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है
जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है ना, जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। आज का दौर बड़ा अजीब दौर, कभी कभी माँ बाप के आगे भी बच्चे कह देते हैं ना, कभी आपने किया ही क्या हमारे लिए, वो सुन के मुझे हमेशा लेंज के नियम की याद आती है। जब कोई अपने माँ बाप के सामने, बच्चे हैं कॉलेज में आते भी हैं और गार्जियन से बात भी होती है, तो कभी कभी बहुत अपशब्द वाला बात लगता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। मैं उस पहलू को सोचता हूँ कि ये लेंज का नियम लगा रहा है, ये उसी कारण का विरोध कर रहा है जिस कारण से उत्पन्न होता है। कहता है कि मैं आपकी उम्र में होता तो ये ज़मीन इतनी सस्ती थी, तब ये ले लेते तो आज हम करोड़पति होते, जाने क्या क्या सपने देखते हैं, जबकि हालात तो उसे ही पता है ना जो जीता है। तो लेंज का नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एग्जाम्पल ये देता हूँ, ये एक धारावाही कुंडली है, ये कुंडली है, इसमें धारा बह रही है। मैं चुंबक के दक्षिण ध्रुव को इसके पास लाता हूँ, तो जब मैं कुंडली को चुंबक के दक्षिण ध्रुव को इसके पास लाऊंगा तो पता क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब ये बंद परिपथ है तो प्रेरित धारा बहेगी, और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होगी कि ये जो कुंडली है, इसका जो ये है, ये दक्षिण ध्रुव की भांति ही कार्य करेगी। यानी चुंबक के दक्षिण ध्रुव के पास आने के कारण धारा उत्पन्न हुई, और धारा इस प्रकार बह रही है कि ये दक्षिण ध्रुव बन गया। इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, यानी ये इसके पास आने का विरोध करेगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, इस चुंबक को, इस दक्षिण ध्रुव को दूर ले जाते हैं। जब मैं जैसे ही इस दक्षिण ध्रुव को दूर ले जाऊंगा इस चुंबक से, चल भाई तेरी बात मान ली हमने, हम नहीं पास आ रहे, हम चुंबक के दक्षिण ध्रुव को दूर ले जाते हैं, तो इसमें फिर प्रेरित धारा बहेगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। और प्रेरित धारा इस प्रकार की बहेगी कि ये तल दक्षिण ध्रुव की, उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा। और अब उत्तरी और दक्षिणी का क्या होगा, आकर्षण। यानी ये दक्षिण ध्रुव को पास ला रहा हूं तब भी विरोध, दूर ले जा रहा हूं तब भी विरोध, इसे तो विरोध ही करना है ना। तो ये है लेंज का नियम। क्लियर। अब आप इसी एग्जाम्पल को आगे अपने तरीके से भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट कि लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ना। देखिए, किसी कुंडली और चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति होने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, करना तो पड़ेगा ही भाई, जब उसे पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। यांत्रिक कार्य करने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, और यह वैद्युत ऊर्जा के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि लेंज के नियम में यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया गया, ना बाहर से नष्ट किया गया, ऊर्जा को केवल एक रूप को दूसरे रूप में बदला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। पहले क्वेश्चन आता था कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, आप आंसर देते थे ऊर्जा संरक्षण पर। अगर क्वेश्चन में ही आंसर आ जाए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, सिद्ध कीजिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि यांत्रिक ऊर्जा थी, ऐसे ऐसे बदली, कार्य किया। चर्चा करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने 2 नियम दिए। पहला नियम वही है जिसकी मैं चर्चा पिछले 15 मिनट से कर रहा हूँ कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरा नियम यह है कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है, ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है। और इसे आप अगर चक्रों की संख्या n है तब इसे E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से भी व्यक्त कर सकते हैं। ऋणात्मक चिन्ह क्यों दिखाया, ये ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम को दिखाता है। यह प्रेरित धारा की दिशा की प्रवृत्ति को दिखाता है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब देखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले निर्भर करेगा कुंडली में चक्रों की संख्या के समानुपाती होता है। जितने ज़्यादा चक्कर होंगे कुंडली में, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। और दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर पर भी निर्भर करेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल और ना ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है। यह क्या बात हुई, यह निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर।
क्लियर? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, ना प्रतिरोध पर निर्भर करता है और ना ही चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसी बात के लिए पॉइंट लिखा। कुछ न्यूमेरिकल हम लेते हैं और न्यूमेरिकल में आपके लिए बहुत अच्छे न्यूमेरिकल इसमें है। एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 वर्ग मीटर। देखिए क्षेत्रफल 0.5 वर्ग मीटर है, इसका क्या मतलब है कि A बराबर 0.5 वर्ग मीटर हुआ, उसमें 100 फेरे हैं, n बराबर 100 हुआ। कुंडली के तल के लंबवत 0.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। ये 0.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। यदि यह चुंबकीय क्षेत्र 0.01 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए, डेल्टा टी 0.01 सेकंड, और चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो गया, हटा लिया कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में से, है ना, या कोई और तरीका अपना लिया, तब यह पूछा है अब कि भाई विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने वैद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी एंगल को कहता हूँ, हमेशा डायरेक्शन को कहता हूँ। ये जो है ये लिखा कुंडली के तल के लंबवत, ये कुंडली का तल है ये, और चुंबकीय क्षेत्र ये है। ठीक, हमेशा कोण किससे बताया मैंने हमेशा कोण बताया अभिलंब से। ये तल है, तल के लंबवत है, अभिलंब तो यही होगा ना, तो अभिलंब के क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये समांतर एक दूसरे के, 0 होगा। तो इस वजह से फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, फाई 1 बराबर बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की कॉस 0, और ये 0.02 वेबर आया। दूसरे में चुंबकीय क्षेत्र चूंकि 0 है तो फाई 2 बराबर बी ए कॉस थीटा, हमें एंगल की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी और वो 0 ही आ जाएगा। ठीक, अब ये देखते हैं कि पहले चुंबकीय फ्लक्स इतना था, फिर चुंबकीय फ्लक्स इतना हुआ, और ये पूरा चैप्टर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर है। तो मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात करूँगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैलकुलेट करूँगा, डेल्टा फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1, फाई 2 की वैल्यू है 0 माइनस फाई 1 की वैल्यू है 0.02, यानी माइनस 0.02 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। मुझे तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 100 आई, डेल्टा फाई की वैल्यू आई 0.02, और डेल्टा टी की वैल्यू आई 0.01, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 200 वोल्ट का विद्युत वाहक बल मेरा आ गया। तो इस प्रकार ये पूरा न्यूमेरिकल आपका हो जाता है। आगे लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पे विभवांतर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, इसके ऊपर चूँकि मैंने कल क्लास में भी एक बात कही थी आपके सामने कि हम दक्षिण को मुँह करके क्यों नहीं, दक्षिण को पैर करके क्यों नहीं सोते हैं। मैंने बोला था कि पृथ्वी का चुंबकत्व होता है पृथ्वी में, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिएगा ये एक चालक तार है, चालक है कोई, इस चालक की लंबाई मान लीजिए L है, और यह चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है लंबवत। ये क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिशा में, इस दिशा में है, या तो ये या ये, ठीक, लंबवत दिशा में। तो क्या हुआ, इस चालक को V चाल से चला रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में। ठीक, बहुत अच्छी बात। जब किसी आवेशित चालक कण को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत V वेग से चलाया जाता है तब उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। वो चुंबकीय बल क्या होगा, Fm, और चुंबकीय बल होता है Fm बराबर QVB, है ना। और जब ये चालक चलेगा, इस पे इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होगी, इसमें चालक में धन आयन ऋण आयन हैं, तो जो ऋण आयन हैं वो एक सिरे की तरफ मूव करते हैं और धन आयन दूसरे सिरे की तरफ मूव करते हैं। इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है इनके बीच, और वैद्युत बल लगता है Fe बराबर QE। क्लियर। और जब ये दोनों बल लगते हैं तो होगा क्या, ये इधर जा रहा था, ये दोनों, एक सिरा धनात्मक हो गया, एक सिरा ऋणात्मक हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया, विभवांतर से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत बल लगा। और संतुलन की स्थिति तब आती है जब ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। Fm बराबर Fe, दोनों को बराबर रखते हैं, E बराबर VB। वेलोसिटी फिल्टर में भी यही घटना हुई थी। यदि चालक की लंबाई L है और उसके सिरों के बीच विभवांतर V उत्पन्न होता है, तो एक फॉर्मूला आप सबने पढ़ा था, V बराबर ED पहले चैप्टर में, V बराबर EL और E बराबर V बटा L। E की जगह V बटा L लगा देते हैं और ये फॉर्मूला आ जाता है चालक के छड़ के सिरों के बीच।
यानी यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में उसके दिशा लंबवत दिशा में गति कर रहा है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर होता है V बराबर BVL। यदि चालक छड़ की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति करता है तब फॉर्मूला लगता है V बराबर BVL साइन थीटा। क्लियर? तो इन फॉर्मूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन आपका इंतज़ार किताब में करेगा, NCERT में भी करेगा, तो आप इसका आंसर देखते रहेंगे, है ना, ये करेंगे। यदि चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे V बराबर BVL साइन थीटा। और यदि चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो क्या होगा? जब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो थीटा लगेगा 0, V बराबर BVL साइन थीटा, V बराबर BVL साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है। तो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी बात मैंने लिखी है, आपके 5-7 शॉर्ट क्वेश्चन है किताब में, वो इसके आपके सॉल्व हो जाएंगे कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है तब चालक के सिरों के बीच एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक पटरी, रेल की पटरियां हैं, उस पर कोई ट्रेन दौड़ रही है तो ट्रेन के पहियों की धुरी के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि वो जब ट्रेन भागती है तो जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं थी उन्हें काटती है। एक निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए वायुयान के पंखों के सिरों के बीच भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी उस घटना पर ध्यान दीजिए कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है। काटते हुए गति करने का मतलब क्या है? काटते हुए गति करने का मतलब ये है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए ये है, कोई और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। अगर वायुयान उड़कर गया या ट्रेन चल रही है और वो भी इसी डायरेक्शन में चलती रहे तब क्या होगा? और उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी तो होगा क्या? ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, सिरों के बीच विभवांतर 0 हो गया, कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। परंतु अगर वायुयान या ट्रेन या कोई भी सवारी या कोई भी चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बल रेखा को काटते हुए गति करेगा तो विभवांतर उत्पन्न होगा। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आप बार बार देखेंगे। यदि वायुयान नीचे उतर रहा है या ऊपर उठ रहा है और उसके पंख पूरब पश्चिम दिशा में हैं, कहाँ है? पूरब पश्चिम दिशा में, तब उसके पंख क्षैतिज घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटते हैं और वायुयान के पंखों के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आई ना? एक वायुयान है, उस वायुयान के पंख पूरब पश्चिम दिशा में है, ये पूरब पश्चिम दिशा में वायुयान के ये पंख मैंने बनाए, मुझे कला नहीं आती है, ये वायुयान के पंख मैंने बना दी बाई चांस। और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, आपको पता होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है तो ये इसे काटेंगे और इनके पंखों के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा। अगर यही वायुयान जब उतर रहा हो या ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो और उसके पंख भी उत्तर दक्षिण दिशा में हैं, तब वो क्षैतिज घटक को नहीं काटेगा और उसके पंखों के नोकों के बीच विभवांतर 0 होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बहुत पॉपुलर है, इसको करना आपको चाहिए। इसके पीछे मैंने एक न्यूमेरिकल और लिया है, अभी मैंने लिया 50 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली में 50 ओम प्रतिरोध, ये R आ गया, R बराबर 50 ओम, 1000 फेरे हैं, 1000 N। यह 4 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले आयताकार फ्रेम, 4 वर्ग सेमी, 4 गुणा 10 की घात -4 वर्ग मीटर। इस कुंडली का तल 0.4t के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखा है। लंबवत दिशा में तल रखा है, लंबवत दिशा में, वही बात, ये तल है और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, ठीक है। बी आया, 180 डिग्री घुमाने पर आवेश की गणना कीजिए। 180 डिग्री घुमाने पर आवेश की गणना कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक। पहले तो 180 डिग्री घुमा नहीं था ना, पहले कोण 0 लगेगा क्योंकि तल लंबवत है ना। मैंने क्या बताया था? ये कुंडली, ये तल, ये चुंबकीय क्षेत्र, अभिलंब भी इसी दिशा में होगा, इनके बीच कोण 0 होगा। φ1 बराबर BA cos थीटा, φ1 बराबर BA। सेकेंड पार्ट में
थीटा की जगह 180 लगाना पड़ेगा क्योंकि 180 डिग्री घुमाया। फाई टू बराबर बी ए कॉस थीटा, फाई टू बराबर बी ए कॉस 180 माइनस बी ए, फिर डेल्टा फाई निकाला। डेल्टा फाई बराबर क्या होगा? डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन। डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन। डेल्टा फाई बराबर फाई टू की वैल्यू माइनस बी ए, डेल्टा फाई बराबर माइनस टू बी ए। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस हुआ, एन टू बी ए बटे डेल्टा टी। मुझे तो प्रेरित आवेश कैलकुलेट करना है, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं करूँगा। प्रेरित धारा आई बराबर ई बटा आर, ई की वैल्यू पुट की, है ना। तो ये इस प्रकार प्रेरित आवेश का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्यू बराबर आई टी, तो क्यू बराबर आई डेल्टा टी, आई की वैल्यू पुट की, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हुआ, क्यू बराबर 2n बी ए आर अपॉन आर, वैल्यूज पुट कर दी और आंसर कूलम। यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 180 डिग्री कुंडली को घुमाया गया, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। पहले मैंने क्वेश्चन किया था यही न्यूमेरिकल जिसमें कुंडली का क्षेत्र 0 किया था। तो दो टाइप के क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने एक और लिया इसी के ऊपर। मेरा अपना अनुभव है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.16 वर्ग स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल ये रहा, उसमें 220 फेरे, n बराबर 20। कुंडली के तल के लंबवत, बार बार वही बात आती है, ये कुंडली, ये उसका तल, ये चुंबकीय क्षेत्र, और इसी दिशा में अभिलंब या इसके प्रति समांतर, इनके बीच का कोण 0। तो पहला कोण 0 लगने वाला है। यदि यह चुंबकीय क्षेत्र 0.002 सेकंड में, ये डेल्टा टी 0.002 सेकंड में 0.5 टेस्ला हो जाए, पहला चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ज्ञात करो। अब की बार 180 डिग्री नहीं घुमाया, इस बार चुंबकीय क्षेत्र बदल दिया। भाई या तो डायरेक्शन घुमाएगा या चुंबकीय क्षेत्र घुमाएगा। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। 0 क्यों लगाया मैंने बता दिया। फाई 1 कैलकुलेट किया, फाई 2 में भी 0 लगेगा। अब की बार चूंकि चुंबकीय क्षेत्र चेंज किया है, फाई 1 भी आया, फाई 2 आया। अब आप सही समझ रहे हैं क्या करूंगा मैं अब? बिल्कुल ठीक, डेल्टा फाई कैलकुलेट करूंगा। डेल्टा फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1 कैलकुलेट किया। प्रेरित धारा आवेश की वैल्यू पुट की, ई का मान माइनस में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रेरित धारा आई बराबर ई बटे आर में वैल्यू पुट करूंगा। और अगर मुझे आवेश कैलकुलेट करना होता तो मैं आवेश करता क्यू बराबर आई डेल्टा टी से। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आप बार बार करेंगे। और थैंक यू, नमस्कार।